हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट किया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हर एग्ज़ाम के लिए। और ये एनसीईआरटी की जो 9th क्लास की बुक है वही है, ठीक है। 9th क्लास की फिफ्थ चैप्टर है ये, यानी कि बायो का फर्स्ट चैप्टर, बट 9th क्लास का ये 5th चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं सेल के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए स्टार्ट करते मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो भी मैं ऐड करते जाऊंगी, ठीक है। वाइल एग्जामाइन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. और देखो इसका मतलब क्या होता है टोटल। देखिए आपने रॉबर्ट हुक का नाम सबने पढ़ा होगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक, जब भी हम रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, सेल। कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? सेल की। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है, जो कि हमारे यानी कि लिविंग बीइंग जितने भी होते हैं उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन अब आ जाता है कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो लिविंग था कि नॉन लिविंग था? तो वो कैसा सेल था? वो था नॉन लिविंग, ठीक है। पहली बात तो ये आती है कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो नॉन लिविंग था। और दूसरी सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है कि इन्होंने एनिमल सेल की खोज की थी कि प्लांट? तो इन्होंने जो सेल की खोज की थी वो था प्लांट सेल, ठीक है। चलिए हो गई ये बात। ये तो मेरी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें होगी जो इसमें नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं जो इसमें यहाँ लिखा गया है। इसमें ये दिया गया है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक कॉर्क। कॉर्क का मतलब होता है एक बॉटल होती है। बॉटल में आपने देखा होगा ढक्कन जो होता है वो लकड़ी का लगा होता है, ठीक है। किसका लगा होता है? लकड़ी का ढक्कन लगा होता है। इस लकड़ी के ढक्कन को ही कॉर्क कहते हैं, ठीक है। इसी कॉर्क को इन्होंने क्या किया था? एक माइक्रोस्कोप में देखा था। अब उस टाइम में ये 1665 की बात है, उस टाइम पर माइक्रोस्कोप नहीं था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं था। इन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाई, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिख रहा है, इन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया। वो इतना ज़्यादा डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उन्होंने जब इस बार को माइक्रोस्कोप में रख करके देखा तो इनको मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना दिखाई। कैसे दिखाई देती है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना दिखाई देती है। और उन्होंने प्रत्येक खाने को, जो मधुमक्खी के छत्ते ऐसे बने होते ना, तो प्रत्येक छत्ते को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। और सेल वर्ड कहाँ से, इसका मतलब ये कहाँ का वर्ड है? ये है लैटिन भाषा का वर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लैटिन शब्द होता है सेल, जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम, यानी कि छोटे छोटे रूम। ये बात तो इन्होंने बता दी, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ अच्छे से। अभी देखिए बॉटल आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये है कॉर्क, ऐसी बॉटल की ढक्कन होती है, इसी को कॉर्क कहते हैं। अब देखिए कॉर्क जो होता है जाहिर सी बात एक प्लांट से मिला ना। प्लांट के जो ये स्टेम होती है, यानी कि जो तना होता है पेड़ का, जो छाले होती है, इसको जब छीला जाता है तो अंदर क्या होती है? लकड़ी होती है। इस लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस लकड़ी को कट करके ही क्या बनाया जाता है? ये बार्क भी बनाया जाता है। अभी प्लांट कैसा है? लिविंग है, बट इसकी जो लकड़ी होती है पेड़ को काट करने की तो बनाई जाती है। जो पेड़ कट जाता है तो जाहिर सी बात है वो मृत हो जाता है। ये कैसा? जब मृत यानी कि नॉन लिविंग हो जाता है। तो इसी को इन्होंने माइक्रोस्कोप में रख करके देखा तो इनको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है कुछ, ठीक है। अब इस प्रत्येक खाने को इन्होंने क्या नाम दे दिया? इस प्रत्येक छोटी छोटी खाने को इन्होंने नाम दे दिया सेल। इनको सिर्फ सेल दिखाई देता है। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, कुछ भी इनको दिखाई नहीं दिया था। इनको सिर्फ और सिर्फ सेल दिखाई दिया था, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, इन्होंने किस चीज़ की खोज की, कैसे की, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहते हैं दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ साइंस. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन had observed that living things appear to consist of separate units. The use of word cell to describe these units is being used till this day इन बायोलॉजी। देखो क्या कहा जा रहा है कि उस टाइम जब उन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की, बहुत ज़्यादा तो नहीं बताया था क्योंकि सेल के बारे में खोज की थी, बहुत छोटी चीज़ बताई थी, बहुत अच्छे से ये डिफाइन नहीं कर पाए सेल को अच्छे से, क्योंकि उनका माइक्रोस्कोप इतना डेवलप था ही नहीं। लेकिन हाँ उस टाइम में जब इन्होंने खोज की थी 1665 में, तो उस टाइम में सेल के बारे में बताना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम में सेल के बारे में कोई जानता ही नहीं था। और इन्होंने बता दिया कि हाँ लिविंग बीइंग जितने भी होते हैं उनकी जो बॉडी की यूनिट होती है, यानी कि जो इकाई है वो क्या है? कोशिका है। उस टाइम में ये
बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो इन्होंने कोशिका की खोज कर ली, कैसे की हमें इसके बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें दिया आपको एक्टिविटी कराया गया है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, पहली एक्टिविटी है। चलिए बात करते हैं इस एक्टिविटी के बारे में। अगर आपको एक्टिविटी नहीं करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। तो देखिए क्या दिया, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब with the help of pair of forceps we can peel off the skin called epidermis from the concave slide inner layer of अनियन। देखो इसमें सब कुछ अच्छे से क्लियरली लिखा गया है। तो देखो मैं इसको ज़्यादा पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करती, सीधे सिंपल से आ जाती हूँ कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो आपने प्याज सबने देखा होगा, इसमें बताया जा रहा है कि जो प्याज होता है उसका आपको निकालना क्या, उसका पील निकालना। पील का मतलब होता है प्याज आप जब कट करते हैं तो पतला सा वाइट होता है स्ट्रक्चर। मैं इसको डायग्राम में दिखाती हूँ, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें वो जो वाइट ये दिख रहा है, ये हल्का सा पन्नी की तरह बहुत पतला सा, ये होता है पील। ये तो पूरा प्याज का स्लाइस है। इस स्लाइस में वो दिख रहा होगा वाइट ट्रांसपेरेंट जो दिख रहा है, ये आपका पील है। इसको कैसे निकालते हैं, फोर्सिप की सहायता से। ये फोर्सिप दिख रहा है ना, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं पील को, ठीक है। अब आपने इसको निकाल जब लिया तो निकाल के कहाँ रखना, आपको वॉच ग्लास में रखना। वॉच ग्लास ऐसे वाइट सा होता है, कांच का बना हुआ, इसमें आपको यहाँ पर रख देना। रखने के बाद इसको पानी से पूरा भिगो देना है। क्यों भिगोना है, ताकि ये जो पील है यानी कि जो प्याज का ये पतला वाला टुकड़ा है ये सूखने ना पाए, ठीक है। प्याज पानी में भिगो के रखना है। फिर कुछ टाइम के बाद आपको जो ब्रश होता है, कैमल का मतलब ऊँट का जो बाल होते हैं उससे ब्रश बना होता है, उस ब्रश का यूज करके आपको इसको इस पानी से उठा करके दूसरी डालना है वॉच ग्लास में, ठीक है। अब इस दूसरे वॉच ग्लास में क्या होगा, इस दूसरे वॉच ग्लास में होता है सैफरिन। क्या होता है, सैफरिन होता है, जो कि कैसा होता है, डार्क पिंक कलर का होता है। अब इसमें कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसको रखे रहना है, ठीक है, इस अनियन पिल को। फिर उसके बाद फिर से इसको ब्रश की सहायता से निकाल के तीसरे वॉच ग्लास में डालना है। उस वॉच ग्लास में क्या होगा, उसमें भी पानी होगा। अभी क्या होगा, इसका सैफरिन जो है वो इसमें धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको क्या करना है, एक लेना है हमको स्लाइड ऐसे होती है, ऐसे होता है ना, रेक्टेंगल शेप का होता है, ऐसे चौकोर सा, पूरा कांच का बना होता है। अब फिर से ब्रश की सहायता से इस पील को उठा करके इस स्लाइड पे रखना है। और स्लाइड पे रखते हुए ध्यान देना है आपको कि ये कहीं से मुड़ा हुआ ना हो, एकदम सीधा हो, एकदम प्लेन अच्छे से इस पर आपको पूरा से बैठा देना है, ठीक है। फिर बैठाने के बाद क्या करना है, इस पर थोड़ा सा डालना है आपको ग्लिसरीन डालने के बाद आपको कवर स्लिप लगा देनी है। कवर स्लिप लगाने के बाद अब इसको माइक्रोस्कोप में देखिएगा, फिर आपको दिखाई देगा जो मैंने बताया है स्ट्रक्चर, सेम वैसे मधुमक्खी की छत्ते की तरह कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा सेल है। बाहर जो सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस होता है, ये पूरा सेल, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में अनियन पील को देखने के बाद। तो ये हमारी एक्टिविटी फर्स्ट कंप्लीट हो गई। ये देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये अभी का माइक्रोस्कोप है, ठीक है, उस टाइम पे ये नहीं था। ये देखिए कंपाउंड माइक्रो, ये देखिए स्लाइड रख के देखिए, चलिए ना हम लोग यहाँ पे रख करके देखेंगे यहाँ से, तो हमको ये चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। कवर स्लिप, एक चीज़ ध्यान रखिए, स्लाइड के ऊपर जब कवर स्लिप लगाते हैं तो किसकी हेल्प से लगाना चाहिए, निडल की हेल्प से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कवर स्लिप लगाते टाइम निडल की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि क्या हो, इसके बीच में एयर बबल ना बनने पाए, ठीक है। क्योंकि एयर बबल अगर आ जाएंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये तो हमने देख लिया अच्छे से, ये पूरा क्लियर हो गया, पहली एक्टिविटी हमने समझ ली। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। What are these structures? These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. यानी कि कहा जा रहा कि जितने भी स्ट्रक्चर में देखे सबके सब लगभग सेम थे, ठीक है। जैसे प्याज के जो होते हैं कई सारे स्लाइस मिला दो तो एक प्याज बन जाता है, सेम ये स्ट्रक्चर भी क्या थे, एक ही तरह दिखाई दे रहे थे। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर स्मॉल माइक्रोस्कोप। यानी कि ये कंक्लूजन निकलता है कि प्याज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उसके पील का अगर माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, एकदम सेम दिखाई देता है, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं उनकी जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ अनियन दे केम फ्रॉम। मतलब अनियन छोटा हो बड़ा हो किसी भी क्वालिटी को, बट उनके सेल का जो साइज़ था यानी कि सेल जैसा दिख रहा था, शेप सबका एकदम सेम दिखाई दिया। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जो सेल होता है वो सब में क्या होता है, सेम होता है। उनके फंक्शन अलग होते हैं बट सेल क्या होता है, हर एक लिविंग थिंग का क्या होता है, यूनिट होती है, ठीक है। फिर दिया नेक्स्ट पॉइंट, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ अनियन बल्ब। तो जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो क्या होता है, एक प्याज का बेसिक यूनिट है, सेम उसी तरह हमारे बॉडी का भी क्या होता है, एक बेसिक यूनिट सेल ही होता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड
cells. Not only onion but all organism that we observe around are made up of cell. यानी कि प्याज ही नहीं बल्कि जितने भी लिविंग बींग हैं, जितने भी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, कीड़े मकोड़े या मनुष्य कोई भी हो, सबकी जो यूनिट होती है यानी कि शरीर की जो इकाई होती है वो क्या होती है? सेल होती है, यानी कोशिका होती है। ठीक है, ये हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया और जो एक्टिविटी थी उसके माध्यम से भी हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब आगे जो बॉक्स में दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई क्योंकि ये रॉबर्ट हुक के बारे में बताई गई है बात। ठीक है, तो देखते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. कैसा माइक्रोस्कोप? प्रिमिटिव यानी कि अनडेवलप्ड, बहुत मतलब देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्या था, विकसित बिल्कुल भी नहीं था वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? ल्यूवेनहॉक इन 1674 with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. यानी कि अब एक चीज़ सबसे मेन आती है, जैसे हमने पढ़ा कि जो माइक्रोस्कोप में इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखी थी वो कैसी थी? नॉन लिविंग थी। तो क्वेश्चन आता है कि लिविंग कोशिका की खोज किसने की थी? तो लिविंग कोशिका की खोज की थी हमारे ल्यूवेनहॉक जी ने। ठीक है, किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1674 में की थी, यानी कि लगभग 9 साल के बाद कर दी थी खोज। और कहाँ पे की थी? जो समुद्र में पानी था वहाँ, उस पानी को लेकर के इन्होंने देखा तो उसमें बैक्टीरिया थे। ठीक है, इन्होंने बैक्टीरियल सेल की खोज की थी, याद रखिएगा, बैक्टीरियल सेल की खोज की थी। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर आपको हो गया होगा कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? बार्क यानी कि लकड़ी का बना होता है, यानी कि प्लांट सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? प्लांट सेल की खोज की थी। और रॉबर्ट ये ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने जो बैक्टीरिया की खोज की है जो कि तालाब के पानी में मतलब उपस्थित था, तो जाहिर से बैक्टीरिया किस में आता है? बैक्टीरिया आता है हमारे एनिमल में। तो इन्होंने जिस सेल की खोज की थी वो कैसा था? एनिमल सेल था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले प्लांट सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लिविंग प्लांट सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक का नाम नहीं बताना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जिस सेल की खोज की थी वो नॉन लिविंग था। ठीक, बट अगर किसी ने ये पूछता है कि सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले लिविंग बैक्टीरियल सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन प्लांट सेल की बात इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, हमने पढ़ लिया इसको अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. अब रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट हुक रॉबर्ट ब्राउन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते, तो रॉबर्ट ब्राउन याद रखिएगा, इन्होंने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की थी 1831 में। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की थी। ठीक है, सेल का जो सेंटर होता है यानी कि पूरे सेल का जो जितने भी फंक्शन होते हैं उस सबको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इन 1831 में की थी। ठीक है, फिर क्या दिया आगे? पुरकिंजे इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था, 1839 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1839 में दिया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मैं इस चीज़ को जरा समझा देती हूँ आपको क्या होता है। ये तो आपकी कोशिका होगी, समझिए क्या है? कोशिका है। यहाँ पर क्या होता है? सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। बाहर क्या होता है? सेल वॉल होता है। प्लांट है तो सेल वॉल होगा, जाहिर सी बात है। एनिमल है तो सेल मेम्ब्रेन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन होगा। तो आउटर वॉल तो बीच में सेंटर में क्या न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, इस पूरे को यानी कि सेल वॉल से लेकर के न्यूक्लियस तक का पूरा भाग क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, यानी कि पूरा होल सेल क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था, 1839 में दिया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। The cell theory that all the plant and animal are composed of cells and that the cell is basic unit of life was presented by two biologists, Sliden and Son. ठीक है, अब देखो ये आ जाता सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? जो सेल थ्योरी है यानी कि कोशिका सिद्धांत, ये बात आ जाती है। कोशिका सिद्धांत किसने दी थी? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और सॉन ने दिया था। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया था? कोशिका सिद्धांत में ये कहा गया था जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? उन सब की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है कोशिका। बेसिक यूनिट का मतलब होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। यानी कि सपोज हम बात कर लें अपनी आँखों की, हमारी आँख क्या है? इसका मेन काम होता है विजन, यानी किसी भी चीज़ को देखने का काम करती है। ठीक, तो यानी कि आँख भी हमारी क्या हो गई? एक ऑर्गन हो गई। लेकिन इस आँख की सबसे छोटी इकाई हम देखें तो वो क्या होगी?
एक कोशिका ही होगी। इस तरह बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन होते हैं, उन सबकी यूनिट क्या होगी? कोशिका होगी। ये बात किसने बताई? स्लाइडन और सॉन ने बताई। ठीक, अब देखिए ध्यान देने वाली बात इसमें आती क्या स्लाइडन और सॉन में। जो स्लाइडन थे और सॉन थे, एक थे बॉटनिस्ट, एक थे जूलॉजिस्ट। मैं याद करने का तरीका बताती हूँ। सॉन क्या होता है, आपने सुना होगा, सॉन एक पक्षी क्या होता है? एक पक्षी होता है ना। तो सॉन एक पक्षी होता है, तो जाहिर सी बात है पक्षी किस में आता है? एनिमल में आता है कि प्लांट में आता है? एनिमल में आता है ना। तो सॉन थे कौन थे? वो थे जूलॉजिस्ट थे। याद रखिएगा कौन से थे? जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, यानी कि ये जंतु वैज्ञानिक थे। और स्लाइडन जो थे वो क्या थे? वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, यानी कि ये थे बॉटनिस्ट। ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवरी की थी 1839 में, इन्होंने की थी 1838 में, सॉरी 39 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ईयर थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा कौन जंतु वैज्ञानिक थे, कौन मतलब वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो स्लाइडन और सॉन ने मिलकर के क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया जितने भी, तो स्लाइडन ने बताया था एनिमल प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी बेसिक यूनिट क्या होती है? कोशिका होती है। और सॉन ने बताया था एनिमल्स के बारे में कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट जो होती है वो ही क्या होती है? कोशिका, यानी कि सेल होती है। दोनों ने मिल के बताया, तो दोनों मिलकर के क्या बन गई? सेल थ्योरी बन गई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या कहता है? द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाई विर्चो। अब देखिए क्या होता है, इन्होंने ये चीज़ तो बता दिया, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल जो होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि ओरिजिन कैसे होती है। सेल बता तो दिए बेसिक यूनिट होती है, बट ये सेल बनते कैसे हैं ये नहीं बता पाए स्लाइडन और सॉन। ठीक है, तो फिलहाल सेल थ्योरी बहुत सारी आई, तो बीच में आती किसकी सेल थ्योरी? विर्चो ने क्या बताया? इन्होंने 1855 में बताया, क्या बताया? सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। विर्चो ने ये बताया कि जो सेल्स होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पहले से उपस्थित सेल से ही होती है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल की उत्पत्ति होती है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी विर्चो ने कही थी। कब कही थी? 1855। वैसे ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हाँ विर्चो का नाम याद रखिएगा कि विर्चो ने बताया था। ठीक है, तो स्लाइडन सॉन ने तो सेल थ्योरी दी थी, बट इन्होंने सेल थ्योरी में ये कहीं भी नहीं बताया कि सेल की उत्पत्ति कैसे होती है। ये तो बता दिया कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनकी बेसिक यूनिट जो होती है वो सेल होती है, यानी कोशिका होती है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो कोशिका होती है या सेल होती है उसकी उत्पत्ति होती कैसे है। लेकिन इस बात को बताया किसने? विर्चो ने बताया कि जो सेल होते हैं उनकी उत्पत्ति जो होती है पहले से उपस्थित कोशिका के द्वारा ही होती है। ठीक, विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। यानी कि लगभग 1940 में जब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया। ठीक है, तो क्या सेल के अंदर जितने भी मतलब ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। उसके फंक्शंस क्या होते हैं क्या नहीं होते, हर एक चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, कब? 1940 में। फिलहाल इतना ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कब इसके मतलब ऑर्गेनेल्स क्लियर दिख गए थे, तो कब, ये ईयर कभी नहीं आएगा। ठीक है, पेपर में ईयर बहुत कम ही आता है पेपर में वैसे भी। ठीक है, बस सबसे मेन चीज़ क्या है आपका? विर्चो। यहाँ पे विर्चो वाला ध्यान रखिएगा, इन्होंने बताया प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल की उत्पत्ति होती है। स्लाइडन सॉन ने सेल थ्योरी दी थी। स्लाइडन जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे, और सॉन जो थे वो जंतु वैज्ञानिक यानी कि जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पुरकिंजे जो थे इनके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। फिर आगे आ जाते हैं। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba. अब देखो ये बताना चाह रही कुछ मतलब कुछ लिविंग बीइंग ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल है, कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनकी बॉडी सिंगल सेल से ही बनी हुई है। ठीक है, अभी क्या हमने बात की कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, सबकी बेसिक यूनिट जो होती है वो एक कोशिका होती है। ठीक है, लेकिन ये भी पता चला बाद में माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कि कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब एनिमल भी हैं, प्लांट भी हैं, जिनकी बॉडी सिर्फ एक कोशिका से ही बनी होती है। ठीक है, तो जिनकी बॉडी सिर्फ एक कोशिका से ही बनी होती है उसको क्या कहेंगे? एक मतलब यूनी, और सेल मतलब सेलुलर। ठीक है, तो उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखिएगा, जिसकी बॉडी सिर्फ एक कोशिका से बनी होती है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय जीव, यानी कि जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है वो होते हैं एक कोशिकीय। एग्जाम्पल आपको अमीबा यहाँ पर दिया है, यानी कि प्रोटोजोआ आपने पढ़ा होगा फाइलम। प्रोटोजोआ में जितने भी एग्जाम्पल आते हैं, चाहे वो अमीबा हो, ठीक है, अमीबा होगा, पैरामीशियम हो,
पैरामीशियम या फिर यूग्लिना हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब होते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि इनकी पूरी होल बॉडी ही क्या होती है, कोशिका की ही बनी होती है। तो इसमें यानी कि वो कोई भी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, ना ही कोई टिश्यू पाया जाता है, ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि पूरी बॉडी एक ही कोशिका की बनी है। कहाँ हमारी बॉडी में कितने होते हैं, अनगिनत कोशिकाएं पाई जाती, कहाँ इनकी बॉडी सिर्फ एक कोशिका की बनी होती। तो जाहिर सी बात इनकी बॉडी एक कोशिका से बनी होती थी, यानी कि हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है, इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं ऐसे लिविंग थिंग्स को। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे देखते हैं क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी होता है, ठीक है। एल्गी आपको पता होगा, जब काई लग जाती है घरों में ना, हरा हरा दिखता होगा छत वगैरह पे जब बारिश होती है, तो उसी को बोलते हैं एल्गी, ठीक है। बट क्लेमाइडोमोनास वो नहीं होता है, एल्गी का ही क्लास में आता है। तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है एक एल्गी होता है, ये भी कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, इनकी यानी कि इसकी बॉडी भी कैसी बनी होती है, एक सेल की बनी होती है, ठीक है। पैरामीशियम ये भी प्रोटोजोआ फाइलम का है, जिसका अमीबा होता है। और बैक्टीरिया तो आपको पता होगा जीवाणु होते हैं, और सभी बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। सभी के सभी, एक दो नहीं, सभी के सभी बैक्टीरिया, ठीक है। एल्गी सभी नहीं होती है यूनिसेलुलर, लेकिन सभी के सभी बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु जो होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो सिर्फ एक कोशिका की बनी होती है, ठीक है। फिर दिया है दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, यानी कि जिनकी बॉडी सिर्फ एक कोशिका की बनी होती है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब होता है सेल। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड assume different functions in its to form various body parts in multicellular organism such as some fungi, plants and animal. Can we find out name of some more unicellular organism? अब देखिए इसका मतलब क्या है। अब इसमें ये कहना चाह रहा है, इसमें ये कि जब अदर हैंड ये बताना चाह रहा है कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनकी बॉडी एक से अधिक कोशिका से बनी होती है, ठीक है, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। अब देखिए होता क्या है, सेल मिलकर के, एक सेल तो मिलेंगे नहीं, बहुत सारे सेल मिलेंगे, और जब सेल मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बना देता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं अपने आँखों की, तो हमारी आँखें क्या होती, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। अब जब कई सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो उन कोशिकाओं के समूह को यानी ग्रुप को हम कहेंगे टिश्यू, ठीक है। अब वो टिश्यू जो कई सारे मिल जाएंगे तो वो बना देंगे एक ऑर्गन, और वो ऑर्गन हमारी क्या होगी, वो हो जाएगी हमारी आँखें, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम का मतलब हो जाता है कि हम आँखों से क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखने का काम करते हैं। तो इस ऑर्गन हमारी आँखों के साथ हमारा ब्रेन भी कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्रेन के साथ साथ हमारी आँखें भी जब मिल जाएंगी तो उसको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं उसका इमेज हमारे रेटिना बनता है, बट उस इमेज को देख किस वजह से पाते हैं, अपने ब्रेन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिलहाल जब आप लोग बॉडी सिस्टम आपने अगर पढ़ा होगा तो मैंने इस चीज़ को समझाया अच्छे से कि ऑर्गन सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। फिलहाल मेरा जानना ये जरूरी था कि जिनकी बॉडी एक कोशिका से अधिक मतलब बनी होती है उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अब इसमें क्या है, सम मोर यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल से पूछ रहा, तो आप अच्छे खासे सर्च करिएगा और सर्च करके अपने एग्जाम्पल ढूंढ करके और अच्छे से लिखिए इसमें, ठीक है। Every multicellular organism has come from a single cell. How? Cells divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रत्येक सिंगल सेल से ही मिलकर बने होते हैं, और ये सेल कहाँ से आते हैं, जो पहले से उपस्थित सेल होते हैं उन्हीं से बनते हैं, ठीक है। चलिए एक्टिविटी नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें 2 में क्या कहा गया है, 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर जरा बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये सेल का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारी बॉडी में जो सेल्स पाए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, ये ओवम है, ये स्पर्म का है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारी फैट सेल है, ये हमारे स्मूथ मसल है, ये ब्लड सेल है, ये नर्व सेल है, ठीक है। हम अब इसमें सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है हमारी बॉडी में, यानी कि लिविंग बीइंग में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, यानी कि सबसे लार्ज, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है नर्व सेल, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी होती है ओवम। देखिए क्वेश्चन में डिफरेंट है, आप देख लीजिएगा डिफरेंस क्या क्या दोनों में आ रहा है। सबसे लंबी अगर पूछता है, ठीक है, सबसे लंबी अगर पूछता है तो वो नर्व सेल होती है, और सबसे बड़ी अगर पूछता है तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, ओवम होती है। लंबी का मतलब लेंथ में जो बड़ी हो, ठीक है, और बड़ी का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों मिला करके, आपको दिख रहा होगा ओवम सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी होती है स्पर्म,
दिख रहा होगा, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है, ठीक है। ये हमारी बोन सेल है, यानी कि हमारी हड्डियों में कोशिका पाई जाती है। ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक सेल्स होती हैं, ठीक है। आरबीसी भी एक सेल है। स्मूथ मसल सेल, यानी कि हमारे मसल्स में होते हैं ना, मसल्स क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को हमारे स्किन से जोड़ने का काम करते हैं, तो मसल्स में भी होता है। फैट सेल हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी को नमी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये सब सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो पाए जाते हैं बहुत सारे। अब आगे देख लेते हैं ज़रा। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। Some cells, like amoeba, have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. यानी कि कहा जा रहा है इसमें कि जो सेल होते हैं, कुछ सेल का शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है, कुछ का चेंज होता है। जैसे अमीबा होता है, ये इसका शेप कुछ ऐसा होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, ये इसका शेप ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, किसी भी तरह का होता है, ठीक है। तो अमीबा का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज करता रहता है, ठीक है। बट जो नर्व सेल्स होती है उसका शेप क्या होता है, वो फिक्स है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है ना, हमने देखा भी नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही था, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डेंड्रॉइड्स होते हैं, ये साइटोन होता है, ये एक्सॉन होता है, तो ये फिक्स रहता है इसका, ठीक है। फिर आगे, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? वी नो दैट देयर इज ए डिविजन ऑफ लिवर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग। दिस मीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ human body perform different functions. The human body has a heart to pump blood, a stomach. अब देखो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, इस टोटल का मतलब ये होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, अब सेल मिलकर के टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, हर एक सेल का क्या होता है, अपना अपना काम डिवाइड होता है। ये नहीं कि ये हमारी क्या है, अब ये फैट सेल है, अब मान लीजिए फैट सेल है, तो ये नहीं कि फैट सेल हमारा डाइजेशन भी कर देगा, फैट सेल हमारे देखने में भी हेल्प कर देगा, फैट सेल हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सही कर देगा, कुछ नहीं। फैट सेल का काम सिर्फ क्या होता है, हमारी बॉडी में नमी को बनाकर रखना होता है, ठीक है। और जितने भी मतलब जो भी इसका फंक्शन है वो डिवाइड होता है। जैसे अब मान लीजिए क्या ब्लड सेल है, अब ब्लड सेल क्या हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी है, तो आरबीसी का काम अपना अलग होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में फ्लो कराएगा। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये जितने भी एंटीबॉडीज आते हैं उनको मारने का काम करता है, ठीक है, जितने सॉरी एंटीजन जितने भी आते हैं उनको मारने का काम करेगा। प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो हर एक सेल का काम बटा हुआ होता है, ठीक है, यानी कि हर एक सेल का काम फिक्स होता है, ये नहीं कि एक ही सेल सारे काम कर ले रहा है। तो इस पॉइंट में यही बताना चाह रहा है कि जितने भी सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, बटा हुआ होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, Similarly, division of liver is also seen within a single cell. In fact, each such cell has got certain specific component with it known as cell organelles. अब देखिए सेल जितने भी होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक, कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वही उस काम को करने में हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, क्योंकि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं इसलिए इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप the waste material from the cell and so on. A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. मतलब इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, सेल किसी भी कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा रेस्पायरेशन जो प्रक्रिया हमारी होती है वो लंग्स में होती है, बट रेस्पायरेशन में सबसे मेन रोल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाई जाती है, हमारी कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे मेन हो जाती है कि हर एक कोशिका का काम बटा होता है, साथ ही साथ अगर कोई कोशिका किसी कार्य को कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल ऑर्गेनेल की वजह से ही कर सकती है, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। उसका देखा, दीज ऑर्गेनेल्स टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट, यानी कि सब सेल ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा, एक सेल बन जाएगा, ठीक। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और
ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। अब देखो सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है कि सेल्स के फंक्शन तो अलग अलग होते हैं, हमने बात कर ली कि सारे सेल्स के फंक्शन अलग अलग होते हैं, वो बटे होते हैं। ब्लड सेल का आरबीसी सेल का फंक्शन अलग है, वाइट ब्लड का डब्ल्यूबीसी का फंक्शन अलग है, प्लेटलेट का फंक्शन अलग है, फैट सेल का फंक्शन अलग है, ओवा सेल जो है उसका फंक्शन अलग है, स्पर्म का फंक्शन अलग है। बट जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सबके सब होते हैं सेम। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि सबके सब सेम होते हैं, लेकिन सबके सब सेल जो होते हैं उनका काम बटा हुआ होता है, बट उनका सेल ऑर्गेनेल सेम होता है। तो सबसे मेन चीज़ ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि सेल के ऑर्गेनेल सेम होते हैं या नहीं। तो हाँ, सेल के काम डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग काम होते हैं, बट इनके जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो सब में सेम होते हैं, ठीक है। चलिए बात कर ली हमने इसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज structural organism of cell. We saw above the cell has a special component called organelles. How is a cell organized? If we study a cell under microscope, we would come across 3 features it in almost. यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं किसी सेल को तो हमें 3 फीचर्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से वो हैं, चलिए देखते हैं हम। एवरी सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्या दिखाई देंगे, 3 हमको दिखाई देगा। क्या दिखाएगा, पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म। मैं इसे रफली डायग्राम बना के दिखाऊँ अगर, तो ये सपोज एक हमारा सेल है, ये सेंटर में हमारा है न्यूक्लियस, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए या फिर सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए, ठीक है इसको। और ये जो ये बीच का पार्ट दिख रहा है सेल न्यूक्लियस और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, यानी कि फ्लूइड का मतलब होता है एक बहने वाला तरल पदार्थ होता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसके अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर में हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसकी जो बाउंड्री होती है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे घर होता है, हमारा कमरा है, तो कमरे के चारों तरफ जो दीवारें होती हैं वो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस कमरे के सेंटर में जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं तो वो हो गए आप न्यूक्लियस, और बाकी कॉपी किताब बिस्तर वगैरह जो कमरे में पड़े हुए हैं वो सब चीज़ें क्या हो गई, वो हो गए सेल ऑर्गेनेल्स। और जो कमरे का जो आपका मतलब एनवायरनमेंट है जो जहाँ पर आप हैं तो वहाँ पर क्या होगा, जाहिर सी एयर है तो वो आपका होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेन क्या दिया गया इसमें। अब आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है, किससे कवर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जो क्या करता है इन सेल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखता है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द परमिट the entry and exit of the material in out of the cell. It also prevent movement of some other materials. The cell membrane therefore is called selectively permeable. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसा मेम्ब्रेन जो सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने दे, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, ये सेल है, ठीक है। अब ये हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर इस सेल के अंदर क्या चीज़ें जाएंगी क्या नहीं जाएगी वो डिसाइड करेगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यही डिसाइड करके अंदर कुछ चीज़ों को जाने देगा और इस अंदर से बाहर कुछ चीज़ों को बाहर भी जाने देगा, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि सिलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर ले जाने देता है और सिलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर से अंदर जाने देता है। जैसे छन्नी होती है, जब हम चाय को छानते हैं तो उससे क्या होता है, चाय तो छन जाती है, बस उसके अंदर जो चाय की पत्ती होती है वो सब नहीं छनता है, ठीक है। सेम उसी तरह ये भी होता है, मेम्ब्रेन भी होती है कि इस मेम्ब्रेन के द्वारा सब चीज़ें सेल के अंदर नहीं जा सकती और ना ही सेल से बाहर जा सकती हैं। कुछ चीज़ें जैसे CO2 गैस हो गई, O2 गैस हो गई, वो क्या होती है इस मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर जा सकती है और सेल के बाहर भी जा सकती है, ठीक है, इस मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इस वजह से कह सकते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। कभी मत बोलिएगा सिलेक्टिवली परमिएबल बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने जाने दे सकता है, ये सबको नहीं आने जाने देता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है,
सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाई अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न मतलब होता है फैल जाना, ठीक है, फैल जाना होता है। फिलहाल एक सिंपल सा अगर साइंस में देखें तो ये होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए जैसे ये CO2 है, यहाँ पे CO2 है, यहाँ पर CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो 100% है, यहाँ पर है 50%, ठीक है। यानी कि यहाँ पर CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर CO2 की मात्रा बहुत कम है। तो CO2 जहाँ पर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। तो कोई भी गैस होती है अगर वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उसको कहते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। तो इसी तरह सेल होता है हमारा, अगर सेल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और एनवायरनमेंट में अगर CO2 की मात्रा कम है कंपेयर टू सेल के, तो सेल के बाहर, कोशिका के बाहर क्या होगी, CO2 आ जाएगी। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और O2 जो होता है, अगर कोशिका के अंदर O2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा O2 आ जाए और बाहर O2 की मात्रा थोड़ी कम हो जाए तो O2 क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर O2 क्या हो जाए, अंदर कम हो जाए, बाहर ज़्यादा हो जाए O2, तो O2 क्या होगा, बाहर से इस कोशिका के अंदर आएगा, ठीक है। तो गैसें जो होती हैं CO2 और O2 जो होती है वो कोशिका के अंदर जा भी सकती है और बाहर भी जा सकती है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस। और डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होता है उसी को कहते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सब पॉइंट जो कहा गया वो सबके सब वही जो कहेगा जो मैंने बताई है, लगभग वही सारी बातें कहेगी, घूम घूम के वही बातें बताई गई हैं। तो आगे हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर मिल जाए। हाँ, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, द मूवमेंट ऑफ वाटर। देखिए वाटर जो होता है वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को ही फॉलो करता है, बट वाटर के मूवमेंट को हम ये नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑस्मोसिस। देखिए क्योंकि सिलेक्टिवली परमिएबल। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बड़ा अच्छा इसमें समझाती हूँ। अब देखिए 2 बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, 2 बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं। ये क्या है, ये चीनी और पानी का घोल है, यानी कि क्या है, शरबत है। शरबत में चीनी की मात्रा थोड़ी कम होती है, ये क्या है, चाशनी है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि चाशनी में क्या होता है, चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर अगर वाटर की वैल्यू हम देखें तो वाटर की वैल्यू यहाँ पे कम है, यहाँ पर पानी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर पानी ज़्यादा है। अब जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, पानी का मूवमेंट जिधर है ज़्यादा उधर से वो कम की तरफ जाएगा, पानी यहाँ से जाएगा इधर की तरफ। अब सोचिए क्यों जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं वाटर का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वाटर जिधर ज़्यादा होता है उधर से जिधर कम होता है उधर की तरफ मूव करता है। तो चाशनी में पानी की कमी होती है तभी तो ये गाढ़ा बनता है बहुत ज़्यादा ना, चीनी ज़्यादा होता है चाशनी में, और जो शरबत होता है उसमें चीनी कम होता है, पानी ज़्यादा होता है। तो जो पानी ज़्यादा है शरबत में तो ये मूव किधर करेगा, शरबत से चाशनी की तरफ जाएगा, ठीक है। और किसके द्वारा जाएगा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ही जाएगा। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न ना कह के क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वाटर जो होता है जो अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है क्योंकि जो डिफ्यूज़न होता है उसके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ज़रूरी नहीं कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो डिफ्यूज़न के लिए, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए जो होता है कन्फर्म, यानी कि 100% ये होना ही चाहिए। अगर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं हो रही वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑस्मोसिस है तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जरूर होगा, अगर डिफ्यूज़न है तो ज़रूरी नहीं कि मतलब ये हो, क्योंकि अभी खाना जब बनता है तो उसकी स्मेल क्या होती है, पूरे कमरे में फैल जाती है, ये भी डिफ्यूज़न का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। वहाँ पर कोई भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए इस मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि दोनों की डिफिनेशन सेम होती है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, ऑन द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। अब तीनों एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेंगे ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है। इफ़ द मीडियम surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लो क्या है, ये एक कोशिका है, ठीक है, ये आपकी ये मान लीजिए एक सराउंडिंग है, यहाँ पर क्या पूरा पानी भरा हुआ, ठीक, इसके अंदर हमने भिगो दिया किशमिश, क्या भिगो दिया हमने, किशमिश। किशमिश सबने देखा होगा
किशमिश कैसा होता है, सूखा सूखा होता है ना। अब किशमिश सूखा होता है यानी कि उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है तो ये कैसा होता है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पानी क्या होता है इसमें बहुत कम होता है। ठीक, अब इसको जब पानी में आप भिगोते होंगे तो देखते हो कुछ टाइम के बाद फूल जाता है। क्यों फूलता है, क्योंकि पानी का जो मूवमेंट है वो किधर जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो किशमिश हमारी हो गई एक कोशिका, क्या हो गई, एक कोशिका हो गई। ठीक है, और ये सराउंडिंग क्या होगा, जहाँ पर पानी भरा है इस बर्तन को हम मान लेंगे अपनी सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ पानी, अब पानी कहाँ जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि पानी की जो मात्रा है वो किशमिश में कम होती है। ठीक है, और पानी का मूवमेंट हमेशा वहाँ पर होता है जहाँ पर उसकी मात्रा कम हो। इसको मैं और अच्छे से बताती हूँ। जैसे क्या है, एक मीडियम है, इसमें कहना क्या चाह रहा है, हाइयर वाटर कंसंट्रेशन, यानी कि पूरा यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या पानी भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पानी यहाँ पर है। इसमें क्या है, एक कोशिका है, और जो कोशिका है वो कैसी है, उसका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि उसमें पानी की जो मात्रा है बहुत कम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, किशमिश रखा हुआ, ये क्या है, किशमिश है। ठीक है, आप सबने किशमिश देखा होगा, शुष्क एकदम सूखा सूखा होता है किशमिश, किशमिश में पानी की मात्रा ना के बराबर होती है। अब ये किशमिश जिसमें डिप है वो क्या है, पानी है। ठीक है, पानी क्या हो गया, हमारा सराउंडिंग हो गया, किशमिश हमने मान ली कोशिका है। एग्जाम्पल में कोशिका, यहाँ किशमिश नहीं दिया, मैं आपको समझाना बस चाह रही हूँ। तो किशमिश क्या है, हमारी एक सेल है। ठीक है, अब जब इसमें आप डिप करेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखें किशमिश अपने आप फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी जो होता है वो किशमिश के अंदर चला जाता है, यानी किशमिश कहाँ जा रहा है, कोशिका के अंदर जाता है। किसके द्वारा जाता होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो गई, यहाँ पर हो गई ऑस्मोसिस की प्रक्रिया। ठीक है, किशमिश का फूलना क्या है, ऑस्मोसिस है, और कैसा, यानी कि उसको कहेंगे एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस का मतलब होगा अंतः परासरण। ठीक है, क्योंकि पानी का फ्लो किधर है, बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, यानी कोशिका के अंदर पानी जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका पूरे का मतलब फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर बस इतना कहना चाह रहा है कि अगर सराउंडिंग में वाटर का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, वाटर का लेवल ज़्यादा है यानी सोल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब ही होता है जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, हाइपोटोनिक बनेगा। ठीक है, हाइपोटोनिक का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसी को कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। और उसमें क्या होता है, हमेशा परासरण जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, यानी कि एंड ऑस्मोसिस होता है। कैसे होता है, मैंने आपको किशमिश का एग्जांपल देके समझा दिया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल। अब देखो क्या, किशमिश ऐसे पानी के अंदर डिप हुआ है, तो किशमिश के अंदर जो पानी है तो वो भी बाहर की तरफ आएगा, बट मोर वाटर के मॉलिक्यूल जो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, क्योंकि पानी की क्वान्टिटी बाहर ज़्यादा है, तो इस वजह से पानी अंदर की तरफ ज़्यादा एंटर करेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, कोशिका फूल जाएगी, यानी किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट सबको समझ में आएगा। अब दूसरा देखते क्या है, दूसरा कहता है इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये हमारा कोई कंटेनर है, यहाँ पर जो वाटर भरा हुआ है और जो सेल रखी हुई है, यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल है और इस कंटेनर में जो वाटर का मॉलिक्यूल है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। अब अगर दोनों में वाटर की मात्रा बराबर है तो जाहिर सी बात है जो वाटर का मूवमेंट होगा, अंदर की तरफ भी जितने मॉलिक्यूल जाएंगे बाहर की तरफ ही उतने मॉलिक्यूल निकलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर का मूवमेंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में इक्वल होगा, यानी कि अगर 10 मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर जा रहे हैं तो 10 मॉलिक्यूल सेल के बाहर भी निकलेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर दिया वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन बट द ऑलमोस्ट गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज। तो सेल का साइज यानी कि ना सेल फूलेगा ना पिचकेगा, क्योंकि क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर भी उतना ही है और अंदर भी उतना ही। ठीक है, दूसरा ये चीज़ कहना चाह रहा। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अब देखिए इसमें मैं एग्जांपल लेती हूँ अंगूर का। ग्रेप्स आपने देखा होगा, अंगूर ऐसे फूला हुआ होता है। ठीक, इसको अगर हम किसी भी जगह रख दें, मान लीजिए इसको हमने रख दिया चाशनी में, किस में डिप किया हमने, चाशनी, ये चाशनी है। ठीक है, गाढ़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं है, इतनी ही कि इसमें अंगूर डिप हो जाए। अब ये हमारा अंगूर है,
अब अंगूर के अंदर जो पानी की मात्रा है वो क्या है, ज़्यादा है। चाशनी में पानी की मात्रा जो है वो क्या है, कम है। ठीक, एक चीज़ तो आपको पता ही है, पानी का कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से वो कम की तरफ हमेशा जाएगा। तो इस अंगूर से पानी के मॉलिक्यूल निकलेंगे, बाहर जाएंगे। अंगूर हमारी कोशिका है, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो बाहर जाएंगे मॉलिक्यूल, और कुछ मॉलिक्यूल वाटर के बाहर से अंदर की तरफ भी एंटर होंगे, लेकिन अधिकतर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर की तरफ ही जाएंगे। यानी कोशिका के अंदर क्या पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कोशिका से पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ निकल के जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि कोशिका के अंदर जब पानी निकल जाएगा तो कोशिका कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी श्रिंक मतलब कोशिका थोड़ी सी पिचक जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ का सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब होता है जहाँ पर क्या हो, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की कम हो। क्योंकि चाशनी में क्या होता है, चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि हमारा सॉल्यूट है, और पानी की मात्रा कम होती है जो कि हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती हो वो होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमेशा क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ हो गई, तीनों पॉइंट जो कि हमने समझ लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दस द ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो पहली एक्टिविटी दी है ये अंडे का दिया गया है, और दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, एक यहाँ पर ये रेजिन का दिया है, यानी किशमिश का यहाँ पर दिया, जो कि मैं ऑलरेडी आपको करके बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर यही तीनों एग्जांपल आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में बताने के लिए आपको ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो आपको दिखाया गया। अब मैं इसी के साथ एक चीज़ आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाए ताकि पॉइंट। अब देखिए, ये हमारा कंटेनर था जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था। मैं इसको खाली पेज में बता देती हूँ। अब देखिए, ये हमारा एक कंटेनर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कोई भी कोशिका है। मान लीजिए ये जो कोशिका है उसके अंदर क्या है, वाटर का जो लेवल है वो कम है। यहाँ पर जो वाटर है उसका लेवल क्या है, उसका लेवल है हाई। ठीक है, हमने देख लिया। अब आपको ये चीज़ पता है कि वाटर का लेवल जहाँ ज़्यादा होता है वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, यानी बाहर से ये अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि बाहर से कोशिका की तरफ आना चाहेगा। ठीक, अब बाहर से कोशिका की तरफ आएगा, ऐसा नहीं कि अंदर से बाहर की तरफ वाटर नहीं जाएगा। इस कोशिका से भी वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो होंगे वो बाहर से अंदर की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि क्या है, पानी का जो लेवल है वो बाहर ज़्यादा है और अंदर पानी का मात्रा क्या कम है। तो ये तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो गई। अब क्या होगा, जब अंदर वाटर भर जाएगा इस कोशिका के, तो कोशिका फूल जाएगी, फूलेगी ना। अब कोशिका के अंदर पानी भर गया, कोशिका फूल गई, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बाहर की तरफ एक दाब लगेगा ना, एक प्रेशर लगेगा। अब आप इमेजिन करो, अगर आपने मुंह में पानी भर लिया है तो क्या होगा, मुंह में अगर आप पानी भरते हैं, फुलाइए अपने मुंह को, तो आपके दोनों इस गालों पर क्या होता है, एक दाब लगता है, बाहर की तरफ लगता है ना। तो सेम उसी तरह जब कोशिका फूल जाएगी तो बाहर की तरफ एक दाब लगाएगी, एक प्रेशर लगाएगी, जिसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक, अभी जब बाहर की वॉल पे एक प्रेशर लगाएगी तो वॉल भी क्या करेगी, इस पर एक प्रेशर लगाएगी, इस टर्गर प्रेशर पे एक प्रेशर लगाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है तो ये क्या, वॉल टूट सकती है ना। अब बलून है, बलून में पानी भर लीजिए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी भरने पर क्या, तो बलून फूट जाता है। क्यों, क्योंकि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो फूट जाएगा। सेम ऐसे ही कोशिका भी फट सकती है ना, लेकिन नहीं, कोशिका नहीं फटती। क्यों, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी इसके जस्ट अपोजिट प्रेशर लगाती है, इस टर्गर प्रेशर पे भी क्या उल्टा प्रेशर लगाती है, और जो टर्गर प्रेशर के अपोजिट प्रेशर लगता है उसको कहते हैं वॉल प्रेशर। ठीक है, यानी कि जो वॉल प्रेशर लगा रही है उसको कहेंगे वॉल प्रेशर, और इस वॉल पे जो इस पानी के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो एक तरह से ये भी समझ लीजिएगा, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर की वजह से जो कोशिका का जो शेप होता है वो एक फिक्स रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो पाता है, और इसी वजह से उसकी इन्फिनिटी यानी कि जो देखा जाए तो बनी रहती है। ठीक है, वरना कोशिका क्या है, जब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो तो कोशिका फट भी सकती है और श्रिंक भी हो सकती है, लेकिन क्या होता है उसका मतलब वॉल जो होती है इसलिए टूटती फटती नहीं है, इसी की वजह से। चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यानी कि जो यूनिसेलुलर प्लांट्स में, मतलब जो प्लांट्स होते हैं या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी को कैसे गेन करते हैं, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा ही गेन करते हैं। ठीक है, एन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। यानी कि जो जड़ें होती हैं, मतलब पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वो मिट्टी से जो पानी का एब्जॉर्प्शन करती हैं वो भी किसके द्वारा करती हैं,
ऑस्मोसिस के द्वारा ही करती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्या होता है मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की जड़ों में मतलब पेड़ पौधों की जड़ों में पानी की मात्रा कम होती है, तो पानी क्या करेगा यहाँ से इसकी तरफ जाएगा और हमारे जड़ों में क्या होते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, तो पानी क्या करता है इससे मूव करके हमारे पौधों तक पहुँच जाता है। ठीक है, फिर ये 10 डिफ्यूज़न इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। यानी कि डिफ्यूज़न की प्रोसेस क्या होती है, किसके लिए यूज़फुल होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, यानी कि जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, डिफ्यूज़न की होती है, और वहाँ जहाँ पर वाटर का होता है वहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि जब हमारी बॉडी में आपने देखा होगा जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है लंग्स में हमारे O2 गैस जाता है, वहीं पर CO2 भी होता है, तो हमारे ब्लड तक O2 कैसे आता है, डिफ्यूज़न की वजह से ही आता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो गैस का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न की वजह से होता है, और जो लिक्विड यानी कि वाटर का होता है वो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, दस डिफ्यूज़न इज़ इम्पॉर्टेंट, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया इसको। फिर आगे देखते हैं, इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट of the cell through a type of transport required use of energy. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecule called lipid and protein. ठीक है, यानी कि ये कैसा होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी कि जो सेल के ऊपर की बाहर की वॉल होती है, जो दीवार होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, यानी कि लचीली होती है, और किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 लेयर लिपिड के होते हैं, ऐसे 2 लेयर होते हैं लिपिड के, ऐसे स्ट्रक्चर होता है कुछ इसका। ठीक है, इसको आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, जब 11th 12th में पढ़ाऊंगी मैं आपको, तब ये 2 लेयर किसके होते हैं, लिपिड के होते हैं, और एक लेयर क्या होती है, प्रोटीन की होती है। ठीक है, तो ये लाइपो प्रोटीन के बने होते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या दिया गया है, हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप नहीं देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसी की वजह से क्या करता है, ये बाहर से फूड भी ले सकता है और जितने भी मतलब अदर मटेरियल्स होते हैं वो बाहर से इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही एब्जॉर्ब कर सकता है। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस किसमें दिखने को मिलता है, ये दिखता है अमीबा में, पैरामीशियम में। अमीबा क्या करता है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या करता है अपनी बॉडी के, ये आपको दिख रहे होंगे, ये स्यूडोपोडिया होते दोनों, इसको क्या करता है, इसको थोड़ा ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, और क्या करेगा, फूड पार्टिकल होता है यहाँ रखा है ना, पकड़ के अंदर ले आएगा, ऐसे खा लेता है, क्योंकि इसकी बॉडी पूरी एक सेल की बनी होती है। ठीक है, फिर डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब खा लेगा, खुद ही डाइजेस्ट कर लेगा, बॉडी की स्किन से क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे। ठीक है, ऐसे इसकी प्रोसेस होती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अब दिया क्वेश्चन दिया, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 वाटर मूव एंड आउट ऑफ द सेल। पता चल गया ना, CO2 डिफ्यूजन की तरह होता है, वाटर जो होता है ऑस्मोसिस की तरह होता है। वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल, क्यों कहता है सिलेक्टिवली परमिएबल, आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि क्या होता है सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देता है और सिलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर आने देता है। ठीक है, फिलहाल तो ये हो गया, आप सेल वॉल न्यूक्लियस हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनना हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।